आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। देखिए यहाँ पे ना आपके सामने यदि एक्टिविटी सीरीज बोले तो इसको आपको समझना है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ही बात कर रहा है, जिसमें कि हमारा एक टेबल बना हुआ था, उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था वो टॉप में दिया हुआ था और सबसे कम वाला नीचे दिया हुआ था। तो एक्टिविटी सीरीज बोले या फिर रिएक्टिविटी सीरीज बोले, दोनों का मतलब आपको यहाँ पे सेम समझना है। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, यानी कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो वाले मेटल हैं, यानी कि जो सबसे नीचे वाले हमारे मेटल पाए जा रहे हैं, यानी कि सबसे जो कम रिएक्टिव वाला है, उसको किस प्रकार से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा आएगा मिडिल वाला, उसके बाद फिर टॉप वाला आएगा, सब आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे वाला मेटल है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, जो मिडिल वाला मेटल है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, जो टॉप वाला मेटल है उसको हम लोग उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि तीनों प्रकार के मेटल्स को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आज पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा सबसे मेटल लो वाले हैं, यानी कि जो सबसे नीचे पाया जाता है, उसको किस प्रकार से हम लोग अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं देखा जाए। सबसे पहले इसमें कहा गया कि मेटल्स विच आर एट लो इन दी एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है। इसमें यह कहा गया है कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाया जाता है वो बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते भी हैं टेबल के हिसाब से। आगे उसके बाद द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है कि ये ना कैसे प्राप्त होता है। जब हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या कहा गया है, ऊपर में कहा गया है कि मेटल्स जो कि हमारे बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पाया जा रहा है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं उसके ऑक्साइड को हीटिंग देके। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है सिनेबार का। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, यानी कि सिनेबार का यहाँ पे सिंबल भी लिखा हुआ है HGS। ठीक है, HGS ये हमारा सिनेबार का सिंबल है। और यही सिनेबार है, ये हमारा सिनेबार बेसिकली ओर है किसका मालूम है, मरकरी का। समझिए ध्यान से, मरकरी भी हमारा क्या है, मेटल है। और चूंकि मरकरी भी मेटल है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकालेंगे। यानी कि हम लोग कोई भी मेटल पहली बार कहाँ से बाहर निकालते हैं, उसके ओर से निकालते हैं। तो मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार उसका नाम है। तो सिनेबार से हम लोग बाहर निकालते हैं अपना मेटल मरकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि HgO। देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मरकरी, यानी कि Hg ऑन फर्दर हीटिंग। चलिए यहाँ तक यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे आप मेरी बातों को समझिए कि आखिर ये किस तरीके से हमको मरकरी मेटल मिलता है। देखिए इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि हमारा जो मरकरी मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव वाले मेटल है हमारे। तो इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसको कहा गया है किस तरीके से प्राप्त करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मरकरी हमारा इन्वायरमेंट में किस रूप में पाया जाएगा, सिनेबार के रूप में पाया जाएगा, क्योंकि मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार है। इसका मतलब हो गया कि यदि हमको मरकरी प्राप्त करना है तो मरकरी हमको प्राप्त करना होगा इसके ओर से, क्योंकि हर मेटल किससे प्राप्त होता है, उसके ओर से ही प्राप्त होता है। तो मरकरी का ओर का नाम क्या है, सिनेबार। ठीक है, अब इस सिनेबार को आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे। चलिए ऊपर वाला आप पूरा स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, आपने क्या उसमें पढ़ा। यदि आप इसको समझ गए एग्जाम्पल को तो ऊपर में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, समझिए हमको यहाँ पे प्राप्त करना है मरकरी को, और मरकरी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, पहली बात तो आपको ये मालूम है कि हर प्रकार का मेटल किससे प्राप्त होगा, उसके ओर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार, यानी कि HGS है। तो सबसे पहले आप मरकरी के ओर को यानी कि HGS को, सिनेबार को, जो भी आप कह लीजिए, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा, HgO और SO2। SO2 हमारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि एक गैस होता है, जो कि इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास केवल बचेगा क्या, HgO बचेगा, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, क्या अभी भी आपको कंप्लीट मरकरी मिला, नहीं मिला। अब आप इस HgO को दोबारा हीट दो,
इसी HgO को यानी कि इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप दोबारा हीट दो, दोबारा आप हीट दोगे तो इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, Hg जो कि मरकरी है और हमारा O2 जो कि ऑक्सीजन है, ये तो हमारा इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो अब आपके सामने प्योर मेटल मिल चुका है, कौन सा? मरकरी, Hg। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपने किया, यही प्रोसेस हमारा हर प्रकार के मेटल के साथ होता है, लेकिन केवल किसके साथ? जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जाएंगे, केवल उसके साथ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको यदि हमको एक लाइन में डिफाइन करना हो कि आपने इतने दूर में क्या समझा, तो आपने इतने दूर में ये समझा कि देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे मेटल सबसे नीचे में पाए जाते हैं, सबसे बॉटम में पाए जाते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हीट देते हैं, तो वो अपने ऑक्साइड में आता है। यानी कि उसके ओर को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो सबसे पहले हमारे ऑक्साइड के रूप में आता है। ऑक्साइड का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ऑक्साइड के रूप में आ गया। अब दोबारा जब हम लोग अपने इस ऑक्साइड को हीट देंगे तब जाके हमको पूरा का पूरा मेटल मिलेगा, तभी जाके हमारा यहाँ पे मरकरी मिला है, ठीक है ना। और ये मरकरी हमारा एक कंप्लीट मेटल है। उसी प्रकार से सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। इसी प्रकार का एक और हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है Cu2s का। यहाँ पे बात कहा गया है कॉपर के बारे में। ऊपर में आपने पढ़ा मरकरी के बारे में कि मरकरी कैसे मिलेगा, अब सवाल है कि हमको कॉपर कैसे मिलता है। चलिए कॉपर के बारे में भी देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले मरकरी का ओर का नाम क्या है? सीने बार, उसका सिंबल क्या है? Hgs। उसी प्रकार से कॉपर का जो ओर है उसका सिंबल है Cu2s, ठीक है। तो अब Cu2s से ही हमको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलता है? देखो, आप क्या कर रहे हो, Cu2s को यानी कि कॉपर के ओर को आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा है। पहला Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारा गैस है, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो आपके पास मेन यहाँ पे आया क्या? कॉपर ऑक्साइड आया। अब आप दोबारा क्या करोगे, इस कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट दोगे, Cu2O को, कॉपर को आप दोबारा हीट दोगे। लेकिन अब जब आप इसको हीट दोगे ना, तो इसके साथ दोबारा थोड़ा सा मात्रा में इसका जो ओर था उसको भी आप यहाँ पे मिलाएंगे। अब इन दोनों को मिला के आप कंप्लीट हीट देंगे, तब जाके आपको कंप्लीट कॉपर मिलेगा। देखो, तरीका ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम ऊपर वाला ही तरीका है, बस नीचे में आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड के साथ आपने इसके ओर को थोड़ा सा मिला दिया, उसके बाद आपने हीट दिया, तो जाके आपको कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। और चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक गैस है तो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। कोई दिक्कत जाना समझने में? बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग उसके ओर को हीट दे के कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में, और फिर दोबारा उसके ऑक्साइड को हीट देते हैं, तब जाके हमको पूरा का पूरा मेटल मिलता है। तो ये हमारा मेटल निकालने का तरीका हो गया, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हो गया। कौन सा मेटल? वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। सेकेंड है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग उसको प्राप्त करेंगे, उस प्रकार के मेटल को जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जा रहा है। मिडिल में आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज को पलट के देखिए, मिडिल में कौन सा पाया जा रहा है, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसमें। इसमें कहा गया है, सबसे पहला बात वही है कि मेटल्स विच आर मिडिल इन द रिएक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। आपने ये पढ़ लिया है अब कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है और कम भी नहीं होता, बिल्कुल वो बीच वाला होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे, दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, और ये अपने हमेशा कार्बोनेट के रूप में मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर। यहाँ पे आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे मॉडरेटली वाले रिएक्टिव मेटल होते हैं यानी कि मिडिल में जो मेटल होते हैं वो इन्वायरमेंट में किस नेचर में होंगे? तो या तो वो सल्फाइड के रूप में होंगे या तो कार्बोनेट के रूप में होंगे। कैसे देखा जाए आगे।
अब यहाँ पे कहा गया है इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कॉम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। यानी कि यदि हम लोग मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं, मिडिल वाले मेटल को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसको ऑक्साइड के रूप में बाहर निकाला जाए एज कॉम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। यानी कि यदि हम लोग उसको सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में बाहर निकालेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस सल्फाइड को या फिर इस कार्बोनेट वाले मेटल को सबसे पहले आप कन्वर्ट करो किस में, उसके ऑक्साइड के रूप में। उसके बाद फिर आप बाहर निकालो तो आराम से उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप इस बात को याद रखिएगा कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट में कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, लेकिन इसको बाहर निकालने का आसान तरीका ये होता है कि सल्फाइड को और कार्बोनेट को, यानी कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल सल्फाइड को पहले आप क्या कर दो, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप इसको बाहर निकालो, आराम से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए ना हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन का मतलब क्या, मेटल को बाहर निकालने से पहले द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट को बाहर निकालने से पहले आप क्या करो, उसको मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप बाहर निकालो उस मेटल को, तो आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को मेटल मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से कहा गया है, कैसे बताया गया है, क्या है इसमें, समझिए। इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको दो टर्म मिलेगा एनसीईआरटी में, एक मिलेगा आपको रोस्टिंग और दूसरा मिलेगा आपको कैल्सिनेशन। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो रोस्टिंग के बारे में जब भी बात हो तो इस पॉइंट से लेकर इस एग्जाम्पल तक आप लिखिएगा, और जब भी बात हो कैल्सिनेशन के बारे में तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले एग्जाम्पल तक आप लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए। एनसीईआरटी में हालांकि दोनों एक ही साथ दे दिया गया है, ब्लू कलर एग्जाम्पल दे दिया गया है, उसमें ब्लू करके एग्जाम्पल को, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सेपरेट करके लिख लीजिए और थोड़ा सा ये डिटेल रूप में भी है, समझते हैं क्या है इसमें। तो आपने क्या समझा अभी तक फिलहाल? यहाँ पे हम बार बार आपको एक ही चीज़ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको भूल ना जाए। आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जो भी मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है वो मेटल हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा दो ही रूप में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में। यदि उसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, सल्फाइड और कार्बोनेट को उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप उसको बाहर निकालो तो आराम से बाहर निकल जाएगा और अच्छा भी दिखने में लगेगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए दोबारा, आप अपने दोबारा टॉपिक पे। इसमें कहा जा रहा है पहले, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। यानी कि जब हम लोग सल्फाइड ओर को, यानी कि सल्फाइड मेटल को ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं हीट दे के, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रोस्टिंग। आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आप क्या करो, सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करो। तो यदि आप सल्फाइड को ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करते हैं हीट दे के, तो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रोस्टिंग। कोई दिक्कत? अच्छा फिर बताइए, तो कैल्सिनेशन क्या कहलाएगा? इसमें आपने क्या किया, रोस्टिंग में आपने सल्फाइड को कन्वर्ट किया ऑक्साइड में, तो ये हमारा रोस्टिंग कहलाया। तो कैल्सिनेशन में आप क्या करोगे, कार्बोनेट को कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑक्साइड में, तो ये हमारा कैल्सिनेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो बड़ा सिंपल है, इसको समझना, समझते हैं आगे फिर। अब रोस्टिंग का डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जब हम लोग अपने सल्फाइड ओर को, यानी कि सल्फाइड मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं हीट दे के, तो वही प्रोसेस हमारा रोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है ZnS। ZnS का मतलब क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दिया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना। हालांकि ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गैस है तो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, तो दिक्कत इसमें। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि रोस्टिंग में आपने जिंक सल्फाइड को, यानी कि सल्फाइड मेटल को आपने ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर दिया, तो यही हमारा प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी प्रकार का हमारा सिमिलर एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन में आप क्या करते हो, बेसिकली कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हो
ऑक्साइड में। तो वही बात है यहाँ पे लिखा गया कि द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। तो जब आप कार्बोनेट मेटल बोलो या फिर कार्बोनेट ओर बोलो, इसको जब आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर is heated strongly in the presence of limited air to convert it into metal oxide। तो जब हम लोग एक कार्बोनेट ओर को यानी कि कार्बोनेट मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। एग्जांपल हमारे पास है सामने में, ZnCO3 का मतलब क्या है? जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को आपने हीट दिया, किसमें बदल गया? जिंक ऑक्साइड में बदला। और कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो एनवायरमेंट में मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदल दिया, तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ना कई बार डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है। तो आप इसमें ये लिखिएगा कि रोस्टिंग में बेसिकली हम लोग सल्फाइड को मेटल में सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा फ़र्क है। और दोनों में एक एग्जांपल दीजिएगा, तब तो फिर सोने पे सुहागा है फिर आपका, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक डिफरेंस इसमें और आप लिख सकते हैं। रोस्टिंग में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस एयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें आप कम भी दोगे चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? ZnO। क्योंकि आपने दोनों में देखा, दोनों में जिंक कार्बोनेट में भी आपने देखा और जिंक सल्फाइड में भी आपने देखा, हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा? क्या अभी भी आपको प्योर जिंक मिला? नहीं मिला, उसके साथ तो ऑक्साइड मिला हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए? प्योर जिंक चाहिए, अकेला जिंक चाहिए। तो अब हमको जिंक कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। देखो, तो नाउ द मेटल ऑक्साइड्स यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब आप क्या करोगे? आपके पास जो ये ZnO आया है यानी कि जिंक ऑक्साइड, अब आप इसमें से ऑक्साइड को अलग, जिंक को अलग करने के लिए आप क्या करोगे? इसको बेसिकली अगला प्रोसेस करोगे। अगले प्रोसेस में आपने क्या किया है? जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को आपने मिलाया है। कार्बन को यहाँ पे मिलाने का मतलब क्या है? कार्बन को यहाँ पे मिलाने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा? ये ZnO में से Zn को साइड, यानी कि इन दोनों को बेसिकली अलग कर देगा और हमारा क्या मिलेगा? Zn प्लस CO। CO का मतलब यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा गैस होता है, ये एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली मिल क्या गया? Zn, यानी कि कंप्लीटली आपको जिंक मिल गया। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपका बताया गया है पूरा, ये बताया गया है कि जब भी हमको रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल वाले मेटल को बाहर निकालना हो तो ये हमेशा एनवायरनमेंट में दो ही रूप में पाए जाएंगे, पहला सल्फाइड और दूसरा कार्बोनेट। इन दोनों को पहले क्या करो? ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करो। ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करके एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कार्बन। इसका इस्तेमाल करके आप जिंक को प्राप्त कर लो। अच्छा, सवाल आपके मन में आया होगा कि सर क्या हमेशा कार्बन का ही इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे ना बेसिकली वैसा वाला आपको मेटल इस्तेमाल करना है जो कि इन दोनों को क्या कर दे? अलग कर दे। मतलब कि जिंक और ऑक्सीजन से भी हमको यहाँ पे तगड़ा, पावरफुल, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करना है। आप हाँ, जैसे आगे हमको मिलेगा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाँ, वही चीज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जिंक और ऑक्सीजन से भी ऊपर आपको मिलेगा कार्बन, मिल रहा है। आप उसमें देखिए अपने रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे बेसिकली हमने कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि कार्बन क्या कर देगा? इन दोनों को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो हमको क्या मिल जाएगा? कंप्लीटली जिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आपका ये है कि सर क्या हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या कार्बन ही इस्तेमाल करेंगे?
नहीं, इसके जगह पे आप कुछ और भी रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिसाइड्स यूजिंग कार्बन highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. can also be used as reducing agents for obtaining a metal from its oxide because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. तो यहाँ पे कार्बन के जगह पे हम लोग कोई और भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए और अपने मेटल को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो कार्बन के जगह पे? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सब हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद बिसाइड्स यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। चलिए मान लीजिए कि आपको ना ये सब भी सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन ये सब भी इस्तेमाल करने का आपको मन नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा दो। हालांकि ऊपर में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया आपको आयरन ऑक्साइड का, क्या है देखो भाई, Fe2O3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जिसको अलग करना हो, जैसे Fe2O3 में से आपको आयरन चाहिए, तो इसके जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर लो, एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लो, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है हमारा, इससे पावरफुल है ऑक्सीजन से, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली जो है इसको तोड़ देगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट Fe+Al2O3 प्लस आपको हीट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि हम लोग अपने ऑक्साइड वाले मेटल में से मेटल को बाहर निकालने का तरीका है, चाहे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम कुछ भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन हमेशा क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले मेटल को वहाँ से हटाएगा और आपको कंप्लीट एक मेटल मिल जाएगा। ऊपर में भी कार्बन का इस्तेमाल हमने किया तो हमको जिंक मिल गया, नीचे में भी हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया तो हमको यहाँ पे आयरन मिल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हमारा बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें आपको हीट दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जिस रिएक्शन से हीट हमको मिलता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और याद रखिएगा इस बात को, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि आपको जो मेटल मिलेगा ना वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा बल्कि वो मोल्टेन स्टेट में यानी कि लिक्विड रूप में मिलेगा। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे आपको ये आयरन मिलेगा तो क्या आयरन आपको सॉलिड मिलेगा? नहीं, आयरन आपको पिघला हुआ मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हीट। इतना हीट होता है कि आपको ये लिक्विड रूप में मिलता है, ठीक है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग जो अपने रेलवे ट्रैक को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना, उसमें हमारा यही रिएक्शन काम आता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, वहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बारे में कुछ और भी बातें कही गई हैं, जैसे दिस रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। यानी कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करना हो या फिर किसी कोई मशीन पार्ट आपस में टूट गया उसको जोड़ना हो, यानी कि जिसको हम लोग आपस में अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, बिल्डिंग करना कहते हैं, तो उसमें हमारा यही रिएक्शन काम आता है, ये वाला। ऊपर जो लिखा हुआ था Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही हमारा रिएक्शन रेलवे ट्रैक को जोड़ने में भी काम आता है, या फिर जो हम लोग कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं ना उसमें भी हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, यही रिएक्शन हमारा उसमें होता है। आगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एग्जाम में से सवाल कैसे आएगा मालूम है, बोलेगा कि थर्मिट रिएक्शन क्या है, इसका आप एक एग्जाम्पल दो। तो थर्मिट रिएक्शन क्या आपको बताना पड़ेगा, क्या बताओगे? इसका नीचे पहले तो डेफिनेशन देख लो। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड अ थर्मिट रिएक्शन। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमारा मेटल ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। इसमें से हमको क्या अलग करना है, Fe अलग करना है, यानी कि आयरन हमको चाहिए। तो इसको अलग करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे एल्यूमिनियम किस रूप में है, पाउडर के रूप में। तो यदि आप इस रिएक्शन को लगाते हो तो यही रिएक्शन हमारा थर्मिट रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारा आप डेफिनेशन दे देना पहले, फिर ये एग्जाम्पल लिख देना, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिख देना, और उसके बाद यदि आप चाहो
तो इसका एग्जाम्पल लिख देना कि यही रिएक्शन हम लोग अपने रेलवे ट्रैक को जोड़ने में करते हैं, या फिर किसी मशीन का बॉडी पार्ट टूट गया उसको आपस में जोड़ने का हम लोग इसी रिएक्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो थर्मिट रिएक्शन जब भी आए पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप ये रिएक्शन लिखिए, उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया हमारा थर्मिट रिएक्शन। कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये हमने कंप्लीट किया अपना उस प्रकार के मेटल को प्राप्त करने का तरीका जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में यानी कि मिडिल में पाए जाते हैं। और चलते चलते हमने इसमें थर्मिट रिएक्शन के बारे में भी जान लिया एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ हमने इसमें रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है हमने वो भी जान लिया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब हम लोग अपने आगे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे हमको उस प्रकार का मेटल बाहर निकालना है जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में पाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलो इसको ना कल हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, आज अच्छा खासा टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम लोगों ने अपने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो हमारे दो प्रकार के मेटल हैं, सबसे नीचे वाले और मिडिल वाले, उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे उसको प्राप्त करेंगे हम लोग, ये हमने पता किया। और जो सबसे टॉप में पाए जा रहे हैं, सबसे जो ऊपर में जो रिएक्टिव मेटल है हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसको हम लोग अपने निकालने का काम कल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।